हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इसे देखिए। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे बनाने वाला इंडिया वर्ल्ड वाइड 4th कंट्री है और बस यही वजह थी कि 2003 में इसे देखकर सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया शॉक हो गया था। बट इससे अमेजिंग बात तो ये थी कि स्काई बस के सिर्फ पेपर पे पड़े ब्लूप्रिंट के भरोसे पर मलेशिया, जिसकी पूरी इकोनॉमी ही इंडियन जीडीपी का 10% है, उनके पीएम बड़ावी भी इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी थे। इनफैक्ट पुणे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना एक्साइटेड था कि गोवा में कोई टेस्ट रन हो उससे पहले ही उसने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन कर दिए और कुछ वैसा ही एक्साइटेड कोची शहर भी था। पर दुर्भाग्यवश एक दिन इसी इनोवेटिव और फेमस प्रोजेक्ट की हालत कुछ ऐसी हो गई। ये करोड़ों में बना हुआ प्रोजेक्ट आज स्क्रैप के भाव में बिक रहा है। तो आखिर हुआ क्या इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के साथ कि ये एक मेगा फेलियर बन के रह गया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, इस इतने यूनिक प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब फॉर्मर इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने KRCL यानी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके हेड बी राजाराम एक बड़े ही यूनिक प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को लेके आए। उस प्रोजेक्ट को देखते ही वाजपेयी जी ने न्यू ईयर के दिन ही गोवा को स्काई बस प्रोजेक्ट तोहफे में दे दिया, जिसका मेन रीजन इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस थी। इनफैक्ट सिर्फ वाजपेयी जी ही नहीं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जेनीवा और US पैटेंट ऑफिस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रोजेक्ट से इतने इंप्रेस थे कि उन्होंने इसे अपने प्रोसीडिंग्स और पैटेंट रिकॉर्ड्स में एज अ नोवेल इन्वेंशन परमानेंटली प्लेस किया। और फिर तो क्या ही था, जितने जल्दी अप्रूवल मिला, फेम मिला, इंपॉर्टेंस मिला, बस उतने ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। इस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले वही दो एंटिटीज KRCL और बी राजाराम थे, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की ट्रैक्स बिछा के और फिर बोगीज बनाए। अब बोगीज मतलब कोचेस मत समझ लेना, क्योंकि बोगीज यानी कि वो व्हील्स होते हैं जिसकी मदद से ट्रेन चलती है। और बस यहाँ पर एक ट्विस्ट था, इस केस में बोगीज कोच के नीचे नहीं बल्कि कोच के ऊपर फिट होने वाले थे। रीजन, स्काई बस के ट्रैक्स भी तो एकदम ऊपर ही फिट होने वाले थे ना बॉस। वेल, बोगीज एंड ट्रैक्स के बाद कोचेस बने, स्टेशंस बने और ये सब बनते बनते 50 करोड़ पानी की तरह खर्च हो गए। अब ये सुन के बहुत बड़ा अमाउंट लगा, राइट? लेकिन इस अमाउंट में तो KRCL ने एक पूरा 1.6 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक, स्टेशन और ट्रेन्स भी बना लिए थे, जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के 200 करोड़ पर किलोमीटर के कॉस्ट का 1/4 था। मतलब कॉस्ट सेविंग के साथ साथ एक इनोवेटिव वे में सब कुछ बढ़िया फंक्शन कर रहा था। लेकिन इस इतने बड़े यूनिक प्रोजेक्ट की वैल्यू हमें उसको यूज करने के बाद ही पता लगने वाली थी, क्योंकि जैसे थॉमस एडिसन ने कहा है, वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन द यूज ऑफ इट। तो बस वो दिन आ गया जब ये यूनिक आइडिया ऑन पेपर से लाइव होने जा रहा था। It was the first trial run. 25 सितंबर 2004 की सुबह ट्रेन स्टेशन से निकलती है, जिसमें 4 लोग सवार थे और पहला टर्न आते ही ट्रेन का कोच स्विंग होकर कॉलम से जा टकराता है। कोलिजन इतना इम्पैक्टफुल होता है कि पूरी स्काई बस 4 लोगों के साथ जमीन पर जा गिरती है। 4 में से 3 हेवीली इंजर्ड होते हैं और 1 पर्सन की डेथ हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली ये फर्स्ट ट्रायल ही एक ह्यूज फेलियर बन जाता है। इस फेलियर ने KRCL के स्पिरिट को एक बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचाया, क्योंकि ये एक्सीडेंट एक बड़े टेक्निकल एरर की वजह से हुआ था। बट KRCL वहीं पर नहीं रुकी। They believed in if you fall, dare to rise again. And guess what? They rose again. 3 महीने बाद फर्स्ट ट्रायल रन के सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज को फिक्स करके KRCL सेकंड टेस्ट रन को फिर से कंडक्ट करने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन अफसोस वो भी एक फेलियर प्रूफ हुआ, जिसका मेजर रीजन इस बार था KRCL स्काई बस के स्विंग को कंट्रोल करने के लिए एक स्विंग अरेस्टर का नहीं बना पाना। अब इस चीज को KRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर भानु प्रकाश तयाल ने खुद एक्सेप्ट किया। अब ये सेकंड फेलियर KRCL के लिए एक बहुत ही बड़ा डिमोटिवेशन फैक्टर बना, क्योंकि एक जान गंवाने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, सेकंड टेस्ट रन फेलियर के बाद अभी इनका हौसला टूट चुका था और इंटरनल इश्यूज जन्म देने लगे थे। इसके बाद ना स्काई बस कभी ट्रैक पर दिखाई दिया और ना ही कभी एनुअल रिपोर्ट्स में। उसके खाली ट्रैक सालों साल वहीं पर सड़ते रहे और लोग उसे ऑलमोस्ट भूल गए, अंटिल 2013 जब फाइनली इसे ऑफिशियली कमर्शियल फेलियर का टैग लगाकर डिसमेंटल और स्क्रैप करने का फैसला ले लिया गया। अब इसमें KRCL को 50 करोड़ के ओरिजिनल कॉस्ट में से सिर्फ 9.2 करोड़ ही वापस मिले। अब अगर देखा जाए ना, तो ऐसे फेलियर्स इंडिया में कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स के फेलियर्स हमें देखने मिले। लाइक 2010 में मुंबई का इंडिया टावर, जो बुर्ज खलीफा से 120 मीटर छोटा और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्काईस्क्रेपर बन सकता था, जिसे BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव भी किया था। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू भी हुआ, पर 1 साल बाद बस एक डिस्प्यूट की वजह से BMC
टीएमसी ने इसी पर स्टे लगा दिया। एंड ऐसे ही फेलियर का एक और एग्जांपल आंध्र प्रदेश के पुड़ी मडका में बनने वाले 4x1000 MW अल्ट्रा मॉडर्न एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर प्लांट भी है। एनटीपीसी से इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट बनाकर 40 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना चाहता था। इनफैक्ट उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 1200 एकर्स के लिए लैंड भी एक्वायर कर लिया था, बट फिर फॉरेन और डोमेस्टिक कोल रिलेटेड पॉलिसी चेंजेस की वजह से प्रोजेक्ट को अबैंडन करना पड़ गया। और ऐसे ही एक एक करके अगर हम जोड़े तो इंडिया के ओवरऑल फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट्स को स्टडी करने पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कृष्णा मूर्ति का ये कहना है कि इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स के फेल होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जो रीजंस उन्होंने स्टेट किए एज इम्प्रॉपर प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड एग्जीक्यूशन में अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क फैक्टर का मेजर रोल होना, जिसके पीछे के पॉसिबल रीजंस गवर्नमेंट चेंजेस और कॉन्ट्रैक्ट्स में नेपोटिज्म भी हो सकता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे होने से पहले ही फेलियर बन जाते हैं। और ये फेलियर्स बाय द वे इतने ज्यादा होते हैं कि इंडिया एनुअली 20 लाख करोड़ कोरोजन की वजह से गवा बैठता है। लेकिन इंडिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल कोरोजन की वजह से पैसे खोने वाला इकलौता देश नहीं है। अमेरिका हर साल $451 बिलियन, चाइना $395 बिलियन और इन सब के अलावा बाकी के कंट्रीज कलेक्टिवली $552.5 बिलियन का लॉस फेस करते हैं, जिसके कंपैरिजन में इंडिया का लॉस काफी कम दिखाई देता है। सो ऑब्वियसली लॉसेस का होना ये नहीं बताता है कि इंडिया इज इंफ्रास्ट्रक्चरली वीक या वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पर पैसे गवाते हैं। आज इंडिया के पास 50+ मेगा प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से कुछ ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक तोड़े हैं, जैसे कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर से भी हायर ऑल्टीट्यूड पर बना उमलिंग ला पास, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू 182 मीटर्स हाइट के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इंडिया में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़े मार्वेलस मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में इन द नियर फ्यूचर आएंगे, लाइक वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज और ये सब भी। बट एक मिनट, जैसे कि मैंने कहा ये प्रोजेक्ट्स अभी भी पूरे नहीं हुए, मतलब कि इनके भी गोवा स्काईबस की तरफ फेल होने के चांसेस हैं। बट फ्रेंड्स, ये चीज हमारे देश को नहीं रोक रही है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लर्निंग, यानी कि इंडिया को अपने पास्ट फेलियर से ही सीख लेकर सेल्फ इंप्रूवमेंट करके न्यू प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर की ओर बढ़ते रहना है। तभी तो फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स मेगा फेलियर्स नहीं बल्कि मेगा सक्सेसफुल साबित होंगे और इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चरली एडवांस कंट्री बनेगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब से इंडिया को कुछ मेजर बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, जो कि इंडिया को पीछे रख रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को सेक्टर स्पेसिफिक बनाने से डेवलपमेंट इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉट मॉडल, यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमें लोकल लेवल पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू और मॉनिटर करना चाहिए, और इससे काम बटेगा और काम फास्ट होगा और फोकस भी स्ट्रॉन्ग और निच डाउन होगा। नंबर 3, स्ट्रेट टू फिनिश। इंडिया के काफी तेजी से डेवलप होने से हम पुराने सिस्टम्स की जगह पर सीधा नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, सो दैट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के साथ साथ क्विकली और एफिशिएंटली अकम्प्लिश भी हो सके। नंबर 4, फोकस ऑन प्रोजेक्ट नॉट इन्वेस्टमेंट। करप्शन को टारगेट करते हुए प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करना बेनिफिशियल होगा, और यहाँ पर इंडिया को नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद से भी जूझना पड़ेगा। नंबर 5, इन्वेस्ट नाउ प्रॉफिट लेटर। इंडिया को फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ग्रीन एनर्जी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट भारत फ्यूचर में उन इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट पर फोकस कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इन चीजों पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारे फ्यूचर के मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। बट जिस लेवल से इंडिया में अवेयरनेस फैल रहा है और हमारी गवर्नमेंट के सारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कॉमन पब्लिक की आंखों के सामने आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया वॉलंटरीली इन इश्यूज को फिक्स करने में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेगा। आपकी क्या राय है नीचे स्टेट करना कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रह सके। सी यू इन अनदर वन फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।